आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम। साथियों, अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे देश में चुनावी माहौल बन चुका है और तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया भी चुनाव लड़ रही है। और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल जी। हम सर से कई सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आपके क्या मुद्दे हैं और कितने राज्यों में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है, हम भारत के हर सेक्टर में राष्ट्रीयकरण करने का मुद्दा है हमारा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। जी जी। क्योंकि अभी तक की सरकारों ने निजीकरण करके इस देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व खत्म करने का काम किया है। जी तो पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लोगों का, या ये कहिए कि भारत के संविधान के हिसाब से जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मुद्दा रखा गया था, उस मुद्दे को फुलफिल करने के लिए देश के मैक्सिमम सेक्टरों का क्या बोलते हैं, नेशनलाइज होना, राष्ट्रीय होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारा पहला मुद्दा तो राष्ट्रीयकरण का है। दूसरा, हर सेक्टर में महिला को 50% की हिस्सेदारी देने का। तीसरा ये कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का जो निर्देश है, उसका परिपूर्ण रूप से पालन करने का है। फिर कृषि के क्षेत्र में किसानों को उनकी उत्पाद में जो लागत लगती है, उस लागत का कायदे से, वैसे तो कांग्रेस ने जो स्वामीनाथन आयोग के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कराई थी, वो भी नहीं उन्होंने लागू किया। लेकिन हम उससे बढ़कर के, क्योंकि किसान ही इस देश के जीडीपी को सेटअप करता है, 70% आबादी जो है वो खेती पर आधारित है, या ये कहिए कि अनाज जो किसान पैदा करता है उसी पर पूरा देश चल रहा है। इसलिए किसानों की जो हालत है बहुत बद से बदतर हुई है। तो उसको भी सुधारने का हमारा संवैधानिक दायरे में पूरा प्लान है। यहाँ तक कि कृषि को हम उद्योग के दायरे में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही जो यंग इंडिया लोग बात कर रहे हैं बार बार, और इस देश का यंग पर डे, मतलब हज़ारों की संख्या में पर डे बेरोजगार हो रहा है। तो हम चूँकि राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, तो हर सेक्टर में राष्ट्रीयकरण जब होगा तो रोज़गार उपलब्ध होंगे, तो हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और हमने जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो हमारे देश की जीडीपी सेटअप करने के भिन्न भिन्न उत्पाद होते हैं, और उनका पूरे देश में, देश के बाहर भी जो आयात निर्यात करने का सिस्टम है, मतलब विश्व व्यापार के हिसाब से पूरी सेटिंग करके इस देश में रोज़गार बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी कितने राज्यों में चुनाव लड़ रही है सर। हमारी पार्टी देश के लगभग सभी राज्यों में चुनाव लड़ेगी। ये हो सकता है कि किसी राज्य में एक ही सीट लड़े या 2 ही सीट लड़े, लेकिन लड़ हम लगभग पूरे देश में रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर राज्य को हम कवर कर रहे हैं, और हर राज्यों में लड़ने का मकसद ये है कि पहली बात तो हम इन जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं या विसंधावादी पार्टियां हैं जो संविधान को नहीं मान रही हैं पिछले 75 साल से, हम चुनाव के माध्यम से अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि संविधानवादी राजनीति ही इस देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि कैग ने भारत को प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी से हटा दिया है। तो जब ये हालत हो गई आज़ादी के 75-76 साल बाद, इसका मतलब भारत का संविधान 1% लागू नहीं हुआ है। भारत का संविधान पूरी दुनिया का ऐसा संविधान है, ऐसा दस्तावेज है जो भारत को पूरी दुनिया से सबसे श्रेष्ठ स्थिति पर ले जा सकता है। भारत की आर्थिक नीति, विदेश नीति, शैक्षिक नीति, सारी नीतियाँ इतनी टॉप की हैं कि भारत को विश्व का गुरु बनाया जा सकता है। लेकिन इन शैतानों ने कहिए या इन विषमतावादियों ने भारत के संविधान को 1% नहीं माना, और अपने हिसाब से धर्मतंत्र की या कुलीन तंत्र की राजनीति चला रहे हैं। इसलिए इस देश में विषमता का दौर बढ़ रहा है, यहाँ तक कि ये देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। और ये ऐसी ही स्थिति रही तो निश्चित रूप से गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध में बहुत सारा नुकसान होगा। और इस नुकसान से बचाने के लिए ही ये पार्टी निर्मित हुई,
ताकि भारत के संविधान को 100% लागू किया जा सके और हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के, मतलब धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी नागरिकों को उनकी प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ये सारे मुद्दे लेकर के पार्टी मैदान में है और इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, अभी जैसे चुनावी माहौल नज़दीक आ रहा है तो बहुत सारी पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही है, तो क्या आपकी पार्टी भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करे के चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस मुद्दे पर हमारे पार्टी का ओपिनियन एकदम क्लियर है। हम अलायंस पॉलिटिक्स नहीं करने वाले हैं। उसका कारण बता दें आपको। 1971 में पहली बार इस देश में गठबंधन हुआ। आपने आरपीआई का नाम सुना होगा। आरपीआई ने केवल एक सीट को लेकर समझौता किया था कांग्रेस से और वो आरपीआई ख़त्म जैसी हो गई, कई टुकड़ों में बटी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कई सारी पार्टियों का गठबंधन हुआ और जो बड़ी पार्टी रही है वो तो उभरी है, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां रही हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। और फिर समझौता यदि होता है तो समतावादी विचारों के हिसाब से समझौता होता है। इस देश की मैक्सिमम पार्टियां गैर संविधानवादी हैं, मतलब वो संविधान पर विश्वास नहीं करती हैं और हम संविधान पर पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा व्यवहारिक सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम या सैद्धांतिक सिस्टम लोकतंत्रवादी है और हम लोकतांत्रिक नेतृत्व को विकसित कर रहे हैं और विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता है। और हम देख रहे हैं कि सारी अन्य पार्टियां या तो व्यक्तिवादी हैं या परिवारवादी है या जातिवादी है। इसके साथ साथ ही वो विषमतावादी हैं, समाज में सारे वर्गों को या देश के सारे नागरिकों को सही प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है और हम उस पक्ष में नहीं हैं। इसलिए हमारा वैचारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से किसी से समझौता होना संभव नहीं है। इसलिए हमने स्टार्ट से ही, मतलब अपने जन्म से ही, पार्टी के जन्म से ही ये निश्चित कर रखा है कि हमें अलायंस पॉलिटिक्स नहीं करना है। हाँ, चुनाव होने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करने की जो सिचुएशन आती है उसके आधार पर यदि रिक्वायरमेंट हुआ तो फिर वहाँ किया जा सकता है। वो तो फिर, जो कि बार बार यदि चुनाव होगा तो डेफिनेटली उस देश का ही नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो सिचुएशन आएगी, जो कंडीशन होगी, उसके आधार पर आगे का काम होगा। लेकिन जैसे सर आपने बताया कि संविधान को लेकर हम चलने रहे, लेकिन बहुत सारी पार्टियां संविधान का नाम ले रही है, लेकिन वो पार्टियां भी गठबंधन कर रही है, तो आपकी पार्टी और बाकी पार्टी जो संविधान का लेकर फिर भी गठबंधन कर रही है, तो उनमें क्या अंतर है? देखिए, संविधान को लेकर चलना अलग बात है, संविधान पर काम करना और अपने चाल, चरित्र और चेहरे को संविधान के मतलब बाइंडिंग सेट में सेटअप करना दूसरी बात है। हम देख रहे हैं पिछले 75 सालों से, पिछले 55-60 साल में कांग्रेस सत्ता में रही है, उसने इस देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व खत्म किया है। ये निजीकरण का स्कोप भी कांग्रेस लाई, ईवीएम जैसे कांग्रेस लाई, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का इशू कांग्रेस लाई। इवन कि महिला आरक्षण भी 1991 में कांग्रेस लाई थी। उस समय तत्कालीन बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, आज बीजेपी ने वही लागू कर दिया। अब ये महिला आरक्षण, भारत का संविधान ये कह रहा है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है। महिला की आबादी इस देश में 50% है, मतलब आधी आबादी है, और आधी आबादी को इस देश के हर सेक्टर में आधा हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी सेक्टर हो। और इसलिए अभी उन्होंने 33% की वकालत की और उन्होंने घोषित भी कर दिया, जिसमें मतलब जो शोषित वर्ग है, जिसको उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं मिला, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, इनके हिस्सेदारी की उन्होंने कोई बात ही नहीं की उस आरक्षण में। इसलिए हम इस पक्ष में हैं कि हम महिला को 50% की मतलब हिस्सेदारी देंगे हर हालत पर, और उनकी संख्या के अनुपात में, मतलब ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, माइनॉरिटी कितना है, इवन की जो अनारक्षित वर्ग है उनकी जो संख्या है। अभी हम ये सरकारें तो जाति आधारित जनगणना करा नहीं रही हैं, कराएंगी भी नहीं, ऐसा लग रहा है। और हम इस मुद्दे को भी लेकर चल रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे और संख्या के अनुपात में हर सेक्टर में उनको हिस्सेदारी
देंगे तो उनका जो हिस्सा आएगा, इवन कि उन्होंने 75 साल में हमें, हमारे समाज को हिस्सा नहीं दिया, फिर भी हम एक मानववादी होने के नाते, संविधानवादी होने के नाते उनका जो 7-8% जो भी उनका जनसंख्या होगी, मुझे लगता है 7 या 8% से ज़्यादा नहीं होगी, तो जो भी होगी वो उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और कटिबद्ध लोग हैं, और इसीलिए हम आगे चल करके इस देश की अस्थायी सत्ता चलाएंगे। हाँ सर, आखिरी सवाल हमारा है, जैसे कांग्रेस बीजेपी पार्टी भी आपके सामने चुनाव लड़, आप उन पार्टियों को किस तरीके से देखते हैं जब आपके सामने वो चुनाव लड़ेगी? वो तो बहुत पैसे वाली पार्टी है। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव पैसे का नहीं होता है, चुनाव जनाधार का होता है। हमारे पास 90% जनाधार है। लेकिन सर वर्तमान में तो लोग मतलब पैसे से ही चुनाव हो रहा है, जो माहौल लग रहा है अभी। उसी को मैं आगे बता रहा हूँ। इन पार्टियों ने ही इस तरह का सेटअप बना दिया कि जनता को इस स्थिति में खींच लाए कि भाई जनता पैसा ले और वोट दे, और 5 साल फिर हम पूरा देश लूटते रहें। और आप पीछे का इतिहास भी देखेंगे, अभी भी देखेंगे, तो सारा यही कुछ हो रहा है। हम मताधिकार जागरूकता अभियान के माध्यम से जनता को ये जागरूक करने में लगे हैं कि ये वोट तुमको मालिक बनाने का अधिकार है, और मालिक बनने की सोचो, नौकर बनने की नहीं। क्योंकि हमारे समाज को ज्ञान और सत्ता की भूख नहीं होने की वजह से उसको लगता है कि जो ऊपर वाले ने लिखा है वैसा ही होगा। ये ऊपर नीचे वाला कोई मैटर नहीं है। सवर्णवादियों ने, या ये कहिए कि ब्राह्मणों ने, मैं तो ऐसा कहूँगा कि इन्होंने हमारे जनता के दिमाग में ये बात रखी है कि सब ऊपर वाले का किया धरा है। तो ये कुछ नहीं है, यही सारी चीज़ें, वैज्ञानिक चीज़ें, प्रामाणिक चीज़ें हम समाज को बताने में सफल हो रहे हैं। और संविधान के माध्यम से, संविधान का आर्टिकल नंबर 51A जो हमें निर्देश दे रहा है, हम पर जो फंडामेंटल ड्यूटी लगा रहा है, वो ड्यूटी को पूरा करते हुए हम समाज को जागरूक कर रहे हैं, और जनता को ये समझा रहे हैं कि ये वोट की कीमत तुम्हारी बेटी की इज्जत से ज़्यादा है। इसलिए इसको बेचने के बजाय, यदि आप वोट बेचते हो, इसका मतलब सारे अधिकार आप बेच रहे हो। तो अधिकार यदि पाना है तो वोट बेचना बंद करो। ये जागरूकता हमारे समाज में आ रही है, और आगे चल कर के हम इसमें सफल होंगे। अभी जो ये वोट के पैसे के माध्यम से जो वोट खरीद रही हैं पार्टियां, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या और कोई पार्टियां हो, वैसे तो ये पैसा ही हमारा ही है, क्योंकि 90% संख्या हमारी है इस देश में। तो इसका मतलब हमारे ही जेब से पैसा गया हुआ है ज़्यादा, लेकिन वो हमारे हित में खर्च नहीं हो रहा है। 5 सितंबर 1974 को भारत लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने जो बात कही थी कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बात उन्होंने कही थी। और इसी मुद्दे पर उनको तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने उनको गोली मरवाई और उनकी हत्या करवाई थी। तो आज समाज को अब समझ आ रहा है वो बात, पहले तो नहीं समझ पाए थे समाज के लोग, लेकिन हम इस माध्यम से ये समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं और वोट का महत्व समझा रहे हैं। और जिस दिन ये हमारा समाज वोट के महत्व को सही मायने में समझ जाएगा, तो इनका पैसा धरा का धरा रह जाएगा और हम सत्ता में, क्योंकि बहुमत हमारी है, 90% हमारी जनसंख्या है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं ये कहता हूँ कि मूल निवासी बहुजन समाज की यदि 10 भी पार्टियां होंगी, बड़ी बड़ी 10 पार्टियां, और 90% पॉपुलेशन है, तो कम से कम 9% तो वोट आएंगे ना। और उनकी 2 भी पार्टियां होंगी, अभी 2 ही है मिनिमम यदि मानते हैं तो 2 भी होंगी, तो 10% में 5-5 बटेगा, तब भी हम ज़्यादा हैं। और हम ये राजनीति करने वाले हैं कि इस देश की सत्ता भी हमारे पास रहेगी, विपक्ष भी हमारे पास रहेगा, और बैलेंसिंग पार्टी भी हमारी ही होगी। इस लाइन में हम काम कर रहे हैं और हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं तन मन धन से। तो निश्चित रूप से हम उस बात को काउंटर कर ले जाएंगे, जहां पैसे का महत्व है वो पैसे का महत्व अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और जनता इस वोट की कीमत, चूँकि वो उसको समझाया गया है कि ये पैसे से बेचा जा सकता है, लेकिन बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि ये अधिकार का मामला है, ये खजाने का मामला है, यदि खजाना अपने पास रखोगे तो इसका अपने योग में, समाज के योग में और देश के विकास में लगाओगे, तो वो समझ आ रहा है जनता को धीरे धीरे। और हम इसको समझाने की प्रक्रिया निरंतर लगाए हुए हैं, करे हुए हैं। तो आगे चल कर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे चुनाव के मुद्दों को लेकर। आपका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद। और हम पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि ये वोट दान की चीज़ नहीं है, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग और प्रयोग सोच समझ कर कीजिए, यही हमारा संदेश है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।